दिखाई देगी। ठीक है, ये प्लेट संचलन की पहली विधि है जिसके बारे में हमने अभी बात की, अपसारी प्लेट सीमांत के बारे में। ठीक है, अब आगे चलते हैं, दूसरे के बारे में बात कर लेते हैं। अपसारी प्लेट सीमांत, अगर आप एक डायग्राम से एक चीजों को समझना चाहें तो एक समझिए, जैसे ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है। ठीक है, ये दोनों प्लेटें आपस में दूर जा रही हैं, दोनों के बीच तनाव मूलक बल कार्य कर रहा है। ठीक है, और इसी वजह से इस जगह पर भ्रंश घाटी का निर्माण होता चला जाता है। यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अब इसके बाद आगे चलेंगे, अपसारी के बाद हम दूसरा वर्ड यूज करेंगे इस जगह पर। दूसरा जो प्लेट संचलन है वो अभिसारी है। ठीक है, अभिसारी प्लेट संचलन, अभिसारी प्लेट संचलन, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुनामी का कॉन्सेप्ट भी, ज्वालामुखी का कॉन्सेप्ट भी और भूकंप का कॉन्सेप्ट भी अभिसारी प्लेट सीमांत से ही जुड़ा हुआ है और इसी से ही मिलकर चलता है। अगर इसको एक चीज को मान के चले तो जैसे एक सपोज करिए ये एक प्लेट है, ठीक है, और ये एक दूसरी प्लेट है, और ये दोनों आपस में एक दूसरे से टकराने जा रही हैं, टकरा रही हैं, दोनों के बीच संपीड़न बल है। वहां पे तनाव बल हुआ करता था, यहाँ पर संपीड़न बल है। तो जब दोनों के बीच संपीड़न बल होगा, ठीक है, दोनों के बीच संपीड़न बल होगा तो अगली कंडीशन में आपका क्या होगा, अगली कंडीशन में देखिए, अगली कंडीशन में कोई एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाएगी, क्षेपित हो जाएगी नीचे की तरफ। ठीक है, मान लीजिए प्लेट ए है, प्लेट बी है, ये ए है, ये बी है, ये एक नंबर की प्लेट बी नंबर की प्लेट के नीचे चली जाएगी। ठीक है, ऐसा होता क्यों है? ठीक है, ये हमको जानना इंपॉर्टेंट है, क्यों ऐसा हुआ कि ए नंबर की जो प्लेट है, ये जो पहली प्लेट है, यही नीचे क्यों विस्थापित हुई, ये वाली क्यों नहीं हुई? तो एक चीज समझिए, जिस प्लेट का घनत्व तो कम होगा, साथ में जिसकी रफ्तार कम होगी, जिसका घनत्व तो कम होगा और जिसकी रफ्तार कम होगी, वो नीचे की तरफ क्षेपित होती जाएगी। घनत्व के बारे में आप चीज समझते हैं, मतलब यही दोनों अगर पेन है, अगर ये दोनों सेम दिखने पर है लेकिन एक की भार ज्यादा है, क्योंकि इसकी अणुओं के मध्य संसंजक बल बहुत अधिक है, अणु आपस में बहुत निकट की स्थिति में बने हुए हैं, तो वही चीज यहाँ होती है कि ए नंबर की जो प्लेट है, ये ए नंबर की प्लेट आपकी इसकी रफ्तार ज्यादा है, देखिए रफ्तार अधिक, ठीक है, और अधिक घनत्व है। इसी वजह से यहां पर टकराने के बाद ये नीचे की तरफ क्षेपित हो जाती है, और जब ये नीचे की तरफ क्षेपित होती है तो इस जगह पर, इस पूरी जगह पर, इस जगह पर पर्वत श्रेणियों का निर्माण कर जाती है। ठीक है, पर्वत श्रेणियों का निर्माण होता है, ये एक निर्माणकारी संचलन है। इसकी वजह से नए नए पर्वत श्रेणियों का निर्माण होता है, इसकी वजह से नई नई घाटियों का, पर्वत श्रेणियों का निर्माण होता है। यहीं पे ज्वालामुखी का भी एक कॉन्सेप्ट है जो मैं ज्वालामुखी के साथ अभी आपको बताने भी वाला हूँ। तो जब ये प्लेट नीचे जाती है, ठीक है, तो जब इस प्लेट का बहुत अंदर तक, अगर अंदर तक चली जाए, धरती के क्रोट के बहुत करीब तक चली जाए, तो ये जो क्रस्ट है, ठीक है, ये जो चट्टाने हैं, ये चट्टाने पिघलने लगती हैं। ठीक है, और ये चट्टाने जब पिघलती हैं तो यही चट्टानों में जो ये पिघलती तो लावा का निर्माण करती है, जो ऊपर तनाव मूलक बल के द्वारा, केशिकत्व प्रक्रिया के द्वारा, तनाव मूलक बल के द्वारा इन्हीं किसी पर्वत श्रेणी के किसी पर्वत से उद्गार के द्वारा बाहर आती है। इसलिए आप देखेंगे पर्वत श्रेणियों में ही आपको अमूमन हर जगह पर ज्वालामुखी प्रक्रियाएं देखने को मिलेंगी, सारी की सारी। तो उसकी वजह यही है, उसका सारा रीजन यहीं पे होता है। लेकिन एक चीज समझिए, हर वो जगह जहां पर भूकंप आ रहा है वहां पर ज्वालामुखी है ये आवश्यक नहीं है, लेकिन हर वो जगह जहां पे ज्वालामुखी प्रक्रिया हो रही है वहां पे भूकंप आते हैं। भूकंप आने के पीछे रीजन क्या है? दोनों प्लेटें आपस में जुड़ी हुई हैं, हल्का सा भी एक दूसरी प्लेट के नीचे छेपन स्टार्ट होता है तो इस जगह पर ये जो लावा है ये अंदर की सतहों को तोड़ता हुआ बाहर की तरफ आता है, और ये प्रक्रिया 15 से 20 मिनट पहले लावा उद्गार के स्टार्ट हो चुकी होती है। तो हम जब रेक्टर स्केल में बैठ के जो पता कर लेते हैं, पहले के टाइम पे जब ज्वालामुखी फटा करते थे तो बहुत जान माल की नुकसान होता था, लेकिन अब धीरे धीरे ये चीज़ें पता लगने लगी कि भाई ज्वालामुखी फटने से 15-20 मिनट पहले
3 से 4 मापन का एक छोटा सा भूकंप आता है। ठीक है, तो अब वैज्ञानिक या भूगर्भ शास्त्री क्या करते हैं, रेक्टर स्केल पे बाकायदे ऐसी जगहों पर जहाँ वो संवेदनशील हैं जो ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के लिए, ऐसी जगहों पर वो बैठते हैं और रेक्टर स्केल पर बराबर निगाह बनाकर रखे रहते हैं कि जब ऐसे भूकंप आए तो उस टाइम पे अगल बगल की पास की आबादी को खाली करा लिया जाए, क्योंकि वो ज्वालामुखी उद्गार के लिए संवेदनशील चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो ये है आपका अभिसारी प्लेट सिद्धांत, अभिसारी प्लेट संचलन। अभिसारी प्लेट संचलन के बारे में 2 वर्ड्स में लिख देता हूं जिस तरह का हमको वहां पे लिखना था, ये तो सिर्फ कॉन्सेप्ट्स की बातें थी। ठीक है, तो संपीड़न बल कार्य करता है, निर्माणकारी संचलन का उदाहरण है। ठीक है, निर्माणकारी संचलन का यह उदाहरण है भूकंप, ज्वालामुखी एवं सुनामी हेतु मुख्य कारण है। ठीक है, अभिसारी प्लेट सीमांत। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट अगर आपको मिलता है तो उसे बाकायदे आप नोट डाउन करते चलिएगा। अब अभिसारी के बाद हम आगे चलेंगे और एक आखिरी प्लेट सीमांत की तरफ बढ़ते हैं, और वो है समानांतर प्लेट सीमांत। यह अमूमन महासागरों के अंदर होने वाली प्रक्रियाओं में से एक है, जब 2 प्लेटें, ठीक है, ये इस तरीके से 2 प्लेटें हों ए एंड बी, और इनके मध्य पैरेलल समानांतर रूप से ये संचलन करती चले। ठीक है, मतलब समानांतर प्लेट संचलन। अब तक हमने देखा था, देखिए आप, दिशा इस तरफ भी हो सकती है, इस तरफ भी हो सकती है। अब तक हमने ये चीजों को देखा था कि समानांतर प्लेट संचलन, अब तक देखा था कि 2 या तो एक दूसरे के विपरीत जाएंगी या तो एक दूसरे की तरफ आएंगी, और एक होता है समानांतर प्लेट सीमांत। समानांतर प्लेट सीमांत आपको महासागर नीतल में दिखेगा और सुनामी उत्पन्न करने में इसका सबसे बड़ा योगदान रहता है, जो अभी हम आगे इन प्लेट्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे समानांतर प्लेट सीमांत में। अब देखिए, मैं यहाँ पे जो चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, तो भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के साथ यहाँ पर जो छेपड़ होता है, यहाँ पर जो टक्कर होती है इस जगह पर, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सवाल भी बहुत बार आ चुका है अलग अलग एग्जाम में, खासकर मेंस में। क्या वजह है कि भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत में इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रेणी है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता। देखिए, जब दोनों ये प्लेटें आपस में टकराती हैं, ठीक है, अर्थात ये आपकी यूरेशियन प्लेट है और ये भारतीय प्लेट है। ठीक है, भारतीय प्लेट, चूंकि भारतीय प्लेट मैंने आपको बताया पेंजिया के टूटने के साथ भारतीय प्लेट का उत्तर की तरफ विस्थापन हुआ था। तो जब उसका उत्तर की ओर विस्थापन हुआ था तो इसकी रफ्तार अधिक थी, और जब इसकी रफ्तार अधिक थी तो इसका छेपण नीचे की तरफ हो गया, और जब इसका नीचे की तरफ हुआ तो यूरेशियन प्लेट जो ऊपर की तरफ रह गई, वहां पर यूरेशियन प्लेट की ऊपर इस जगह पर हिमालय पर्वत श्रेणी का विकास हुआ। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हमने अभी सारी प्लेट सीमांत में भी पढ़ा था, वही सारा कॉन्सेप्ट आपका इस जगह पर भी होता है। तो मेरा कहने का मकसद आपको ये है कि जो भारतीय प्लेट है, ठीक है, इंडियन प्लेट जो है, उसका
बहुत गहराई में छेपड़ नहीं हो पाया, ठीक है, क्योंकि भारतीय प्लेट का जो घनत्व है, घनत्व जो है वो कम है। भारतीय प्लेट का घनत्व कम होने की वजह से ये ज्यादा अंदर नहीं जा पाई, और चूंकि ये ज्यादा अंदर नहीं जा पाई, अंदर ना जा पाने की वजह से यहाँ पे जो इसका क्रस्ट था वो मैग्मा में तब्दील नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर हाई नहीं हो पाया। और जब वो अंदर टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं हो पाया, जब यहाँ पे ये चट्टानें नहीं पिघल पाई, तो सीधी सी बात है यहाँ पर ज्वालामुखी प्रक्रिया नहीं होगी, क्योंकि लावा का निर्माण नहीं हुआ। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी एक प्रोसेस हुआ है। देखिए, यूरेशियन प्लेट के अंदर घुस गई है प्रशांत महासागर की प्लेट। प्रशांत महासागर की प्लेट का छेपड़ हो गया है यहाँ पर, इस पूरे के पूरे क्षेत्र पर। कहाँ पर? यूरेशियन प्लेट के अंदर। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, प्रशांत महासागर की प्लेट एक तो तीव्र रफ्तार और घनत्व की वजह से बहुत नीचे छेपड़ हो गया, और अधिक छेपड़ होने की वजह से ये पूरी की पूरी बेल्ट, जापान, ठीक है, कोरिया, फिलीपींस, ठीक है, ये थाईलैंड का इलाका, इंडोनेशिया, ये सारे के सारे क्षेत्र में आपको बहुत बड़ी मात्रा में ज्वालामुखी उद्गार देखने को मिलेगा, इस सारे के सारे क्षेत्रों में। ठीक है, इसके पीछे रीजन यही है कि प्रशांत महासागर की प्लेट का छेपड़ बहुत अंदर तक हो गया, और बहुत अंदर तक छेपड़ हो जाने की वजह से यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार दिखता है। लेकिन भारतीय यूरेशियन प्लेट में भारतीय प्लेट का छेपड़ बहुत अंदर नहीं हो पाया, और चूंकि वो अंदर नहीं हो पाया, इस वजह से यहाँ पे ज्वालामुखी प्रक्रियाएं देखने को नहीं मिलती। तो कुल मिला के ज्वालामुखी प्रक्रिया और भूकंप ये दोनों एक ही है, बस अंतर ये है कि कौन सी प्लेट कितनी गहराई में जाती है, वहाँ कितनी गहराई में उसका छेपड़ होता है, फिर वो कितनी टेम्परेचर पाती है, पिघलती है और बाहर आती है। ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी भूकंप और ज्वालामुखी में। अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट हम साथ में मिलकर चल रहे हैं, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट को आप साथ में मान के चलिए, भूकंप का और ज्वालामुखी का। ठीक है, तो मैप के माध्यम से हमको एशिया की इन 3 प्लेट्स के बारे में पढ़ना था। ठीक है, हमारे यहाँ तो बैरन द्वीप समूह है, बैरन सक्रिय ज्वालामुखी है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। ठीक है, इस जगह पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। ठीक है, तो ये एक रीजन था ज्वालामुखी उद्गार का और भूकंप आने का। और एक चीज समझिए, जब अभिसारी प्लेट सीमांत होगा, जो मैंने सेकंड में बताया था, जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती है, उसी टाइम पर तीव्र भूकंप आएंगे। उसी वक्त पर तीव्र मानक के भूकंप उस वक्त पे हमको देखने को मिलेंगे। एक चीज और देखिए, 3 तरह का संचलन होगा। एक होगा महासागरीय, महाद्वीपीय संचलन। ये संचलन का है जी? प्लेट का है। ठीक है, हर जगह मैं प्लेट नहीं लिखता चल रहा हूं। दूसरा महाद्वीपीय और महाद्वीपीय संचलन। ठीक है, और तीसरा है महासागरीय संचलन। ठीक है, ये प्लेटों के मध्य आपसी संचलन है। ऐसे सवाल भी आ जाते हैं, अलग अलग पीसीएस में ऐसे सवाल पूछे गए हैं कि जैसे हिमालयन प्लेट में अगर आप देखें तो यहाँ पे कौन सा संचलन है, महासागरीय महाद्वीपीय संचलन है, महाद्वीपीय संचलन है, कि महासागरीय संचलन है। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जैसे यहाँ पे आपकी महाद्वीपीय संचलन है, दोनों महाद्वीपों की आपस में टक्कर है। ठीक है, इन जगहों पर कोरिया जापान के क्षेत्रों पर महासागरीय महाद्वीपीय संचलन है। ठीक है, ये सारी चीजें जो मैं बताने का था, ये 3 चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए। ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए कॉन्सेप्ट के हिसाब से, कि अगर ऐसा पूछा जाए तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने जो चीजें पढ़ी, हिमालय का उद्गार के हिसाब से हमने पढ़ा अभिसारी प्लेट सीमांत है। ठीक है, महाद्वीपीय संचलन होता है, और साथ में इस जगह पर हिमालय की उत्पत्ति होती, जो कि ट्रांस हिमालय पहले से था, बाकी हिस्सों के बारे में हमने उसके बाद बात करनी है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ेंगे, और इससे आगे बढ़ने के साथ एक चीज और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जो कि है ज्वालामुखी गुच्छे।
ज्वालामुखी। ज्वालामुखी गुच्छों के बारे में एक चीज समझिए, देखिए कुछ इस तरीके से, अगर इन जगहों पर पर्वत श्रेणियों का एक क्रम होता है, ठीक है, ये अलग अलग देशों में, खासकर फिलीपींस जापान के एरिया में और कोरिया के एरिया में देखने को मिलता है। साल दर साल, मतलब कुछ कुछ 100 सालों के डिफरेंस में इन ज्वालामुखियों का उद्गार होता चला जाता है। एक सुतुप्त होता है, फिर तो एक सक्रिय हो जाता है। पहले अगर ये सक्रिय है, ठीक है, तो ये सारे सुतुप्त अवस्था में होते हैं। धीरे धीरे एक क्रम से, एक लाइन से आगे बढ़ती जाती हैं ये चीजें, और पीछे की जो ज्वालामुखी चोटियां होती हैं, ये सारी की सारी सुप्त अवस्था में जाने लगती है। यहाँ से फिर ज्वालामुखी उद्गार होना बंद हो जाता है। इसके पीछे रीजन ये है कि जो जमीन के नीचे क्रोट के पास, ठीक है, एक पेटी बन जाती है, ठीक है, पेटी बन जाती गलित चट्टानों की, और एक क्रम में बनती है। तो जैसे जैसे यहाँ पर लावा पिघलता चलता है, उसी उसी तरीके से यहाँ ऊपर की तरफ ज्वालामुखी उद्गार होता रहता है। इसीलिए अगर ऐसा होने से एक ज्वालामुखी गुच्छे का निर्माण हो जाता है, ठीक है। भारतीय महाद्वीप में ये चीजें देखने को नहीं मिलेंगी आपको। ये सारी की सारी आपके ये पूरे के पूरे इस एरिया में, जो प्रशांत महासागर के साथ जो बेल्ट है, इसके साथ ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लीजिए। और यही कॉन्सेप्ट आपका सारा का सारा सुनामी के साथ है। समुद्र के नितल पर जब दो प्लेटों के मध्य समानांतर अभिसारी या अपसारी प्लेट संचलन होता है, तो उस वक्त पर, ठीक है, जो भूकंप आते हैं समुद्र के तल पर, उसकी वजह से जो हाई वेव्स उत्पन्न होती हैं, उसकी वजह से सुनामी आती है। जैसे आपके 2006-07 के टाइम पर जो सबसे बड़ी सुनामी आई थी, लाखों लोगों की डेथ हुई थी, उस पे ये सारा का सारा हमारे भारत का दक्षिण का क्षेत्र, और ये साथ में श्रीलंका, इंडोनेशिया, इन सारे क्षेत्रों पर वो सुनामी लहरें पहुंची थी। अभी कुछ साल पहले आपने देखा होगा कि जापान में सुनामी आई थी, ठीक है। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट वही हैं जितने हमने बात करी अभी भूकंप के बारे में, ठीक है। और जब ज्वालामुखी की बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ की बात और कर लेते हैं ज्वालामुखी में, वो है लावा। लावा की प्रकृति के बारे में, ठीक है। इससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक चीज़ ये समझिएगा, देखिए ज्वालामुखी का जो लावा होता है, लावा जो होता है, ये दो तरीकों से बाहर आता है। एक तो पर्वतीय उद्गार के द्वारा, मतलब विस्फोट के द्वारा, ठीक है। और दूसरा जो होता है, ठीक है, दूसरा जो होता है, इसमें उद्गार नहीं होता, ठीक है। इस पर्वतीय उद्गार नहीं होता इस पर, इसमें सिर्फ पृथ्वी की परतों से, ठीक है, लावा बहता है। अब इसके पीछे ऐसा होता क्यों है, देखिए ये सारा का सारा डिपेंड आपका करता है लावे के गाढ़ेपन पर, ठीक है। गाढ़ापन, गाढ़ापन कैसे होगा लावा? लावा जितना ज्यादा अम्लीय होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा, ठीक है, जितना ज्यादा अम्लीय प्रकृति का होगा, उतना ज्यादा वो गाढ़ा होगा, ठीक है। अम्लीय प्रकृति इसकी आएगी कैसे? जो इसकी चट्टानें पिघलेंगी, उसके बाद जो लावा की प्रकृति बनेगी, वो अम्लीय प्रकृति इसकी बनेगी आपकी, ठीक है। तो जो अम्लीय प्रकृति का लावा होता है, वो एक गाढ़ा लावा होता है, और इसको जब बाहर आना होता है, तो इस तरीके से अंदर की परतों को तोड़ता हुआ बाहर की तरफ निकलता है। इसी वजह से 3 से 4 रेक्टर स्केल पर भूकंप आता है, ठीक है, इसी वजह से। तो ये है गाढ़ेपन और का अम्लीयता से सीधा सीधा वास्ता। और लावा अगर मान लीजिए गाढ़ा नहीं है, फीका है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि लावा की जो प्रकृति है वो क्षारीय है। अगर इसकी प्रकृति क्षारीय है, मतलब इसका गाढ़ापन कम है, जिसकी बात हम लोग कर रहे थे। और जब वो गाढ़ा नहीं होगा लावा,
तो फिर उसको आने के लिए इतने ऊपर आकर, इतने तनाव मूलक बल के साथ, इतने संपीड़न, इतनी ऊपर आके विस्फोट करके निकलने की आवश्यकता नहीं है। वो छोटी छोटी जगहों को पाकर धरती की अलग अलग सतहों से बाहर आता रहेगा। जो समुद्र के अंदर आप देखते हैं कि लावा निकल रहा है, अलग धरती में अलग जगहों पर लावा निकल रहा है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि वो एक क्षारीय प्रकृति का लावा होता है। ठीक है, और जो क्षारीय प्रकृति का लावा होता है उसका इसी तरीके से ये निकल कर पृथ्वी में आ जाता है। तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि ज्वालामुखी प्रक्रिया हमेशा पर्वतों के माध्यम से हो, ये नॉर्मल भी हो सकती है। डिपेंड करता है आपका लावा की प्रकृति किस तरीके की है, वो अम्लीय है कि क्षारीय है। ठीक है, गाढ़ा है कि गाढ़ा नहीं है। ठीक है, और ये सारा का सारा जब आप पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन के बारे में, तो आपको 2 लाइन तो स्टार्टिंग में समझाना ही पड़ेगा किन चीज़ों को। अगर भूकंप या ज्वालामुखी से जुड़े हुए आपदा प्रबंधन के बारे में आप बताने की कोशिश करते हैं, तो आपको ये चीज़ें तो बतानी ही पड़ेंगी कि कैसे ये प्रोसेस होता है सारा का सारा। तो ये प्रोसेस के बारे में हमने आपको एक डिटेल दे दी है, इसको अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं इससे। ये एक और आपका कॉन्सेप्ट था जिसके बारे में चर्चा करनी आवश्यक थी। सीधे क्वेश्चंस इससे डायरेक्ट आपको पूछने की संभावनाएं कम है, लेकिन हाँ, अगर पेपर को थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बनाना है तो यहाँ से क्वेश्चंस उठाए जा सकते हैं, जिनके बारे में मैंने बार बार आपसे हाईलाइट करके ये बातें करी हैं। ठीक है, आपको बकायदे पीडीएफ और बीच बीच में क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे जो टॉपिक्स क्लास में होते चले जा रहे हैं, जिससे आप उनका अपना रिवीजन कर सकें और आगे बढ़ सके। हमारा यही प्लान रहेगा कि आपका कॉन्सेप्ट मेन क्लियर होना चाहिए डेप्थ पे जाकर। ठीक है, स्टेट टू स्टेट फैक्चुअली पढ़ाकर सिलेबस तत्काल खत्म कर देने का मकसद नहीं है। मकसद ये है कि यहाँ की पढ़ाई भी कुछ चीज़ें आपको मेंस में भी ध्यान में रहें। अगर आप स्टडी कर रहे हैं, आप ऑनलाइन टेकलाइट की क्लासेस को ज्वाइन किया है आपने, तो आपको गहराई से पढ़ने का इसे अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, अब भूगर्भिक संरचना पे आगे आते हैं। अब भूगर्भिक संरचना पे हमें जो आगे पढ़ना है जिन चीज़ों के बारे में, इसके बारे में एक चीज़ जिसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं कल की क्लासेस में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, जब पेंजिया टूट कर भारत की प्लेट आकर लगी, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में विभाजन हुआ, तो वो जो पूरा का पूरा टाइम वहाँ से स्टार्ट होता है, उस जगह को कहते हैं प्री कैम्ब्रियन काल। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन काल। ठीक है, उसके बाद आता है पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, फिर आता है मेसोजोइक। ठीक है, मेसोजोइक, फिर आता है आपका सेनियोजोइक, सेनियोजोइक। ठीक है, और आखिरी में आती है आपकी नवीन संरचना, नवीन संरचना। हालांकि इस पर डिटेल में कल जाएंगे, लेकिन एक चीज आप इसका वर्गीकरण समझते चलिएगा। प्री कैम्ब्रियन काल जो है ये 57 करोड़ वर्ष पूर्व था। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो हमको चट्टानें पढ़नी, देखिए भूगर्भिक संरचना मैंने लिखी है, अब हम चट्टान की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। चट्टानों की खासियतें पढ़ेंगे, चट्टानों की भूमिकाएं पढ़ेंगे, उनमें पाए जाने वाले खनिज तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, मृदा के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी मृदा का निर्माण उनसे होता है। तो प्री कैम्ब्रियन में आपको सबसे पहले मिलेगी आर्कियन, आर्कियन, फिर धारवाड़, फिर कुड़प्पा, और आखिरी है विंध्यन। ठीक है, इसके बारे में विस्तार से कल पढ़ेंगे, चारों के बारे में, चारों की खासियत क्या है, निर्माण कैसे हुआ है, कौन सी कायांतरित है कौन सी नहीं, कौन सी अवसादी है कौन सी नहीं। ठीक है, पैलियोजोइक संरचना में आ जाते हैं, पैलियोजोइक एरा। इसकी जो मुख्य संरचना के बारे में पढ़ेंगे अगर चट्टान के बारे में, तो वो गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना संरचना है ये इसकी। ठीक है, आप जानते हैं इसके बारे में दामोदर घाटी का क्षेत्र, कोयला, कोयला उत्पादन क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। मेसोजोइक, मेसोजोइक के अंदर हमको पढ़ना है दक्कन ट्रैप। ठीक है, दक्कन ट्रैप मतलब ये काली मृदा का क्षेत्र, बसाल्ट चट्टानों के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, सेनियोजोइक के बारे में पढ़ लेंगे कल की कल।
इसके अंतर्गत आती है टर्शरी क्रम की चट्टानें। टर्शरी क्रम की चट्टानों के अंदर क्या आता है, टर्शरी युग का क्या है हमारे देश में, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। हिमालय, ठीक है, वो सेन्योजोइक वर्ष काल की ये सारी की सारी चीजें, उन चट्टानों के क्रम को टर्शरी क्रम की चट्टानें कहते हैं। एरा की बात कर रहे हैं तो प्री कैम्ब्रियन काल, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेन्योजोइक और आखिरी में नवीन संरचना। देखिए इसका विकास जारी है, इसका विकास निरंतर जारी है और साथ ही साथ इसे 4 भागों में बांटा गया है। और ये कुल मिला के है क्या, ये जलोढ़ मृदा संरचना है। नदियां लगातार अपने साथ मिट्टी बहा के ला रही है, नदी जो अपने साथ मिट्टी बहा कर लाती है वो जलोढ़ मृदा की होती है और ये जलोढ़ मृदा 4 भागों में बांटी गई है, जिसके अंतर्गत आपकी भाबर, तराई, बांगर और खादर, ये 4 तरीके की जलोढ़ मृदाएं होती हैं जिनके बारे में हमें कल पढ़ना है। ठीक है, ये सारा का सारा हम अगले कॉन्सेप्ट पे लेके चलेंगे और इनसे ही ये सारी चट्टानों के बारे में हमने बात की। इन्हीं चट्टानों से आगे हम मृदा निर्माण समझेंगे। मृदा निर्माण के बाद कैसी कैसी फसलें उसमें हो सकती, कैसे कैसे वहाँ पे जलवायु कंडीशन है। ठीक है, तो हमने आज पेंजिया के टूटने के बारे में पढ़ा और ज्वालामुखी उद्गार के बारे में पढ़ा और भूकंप के बारे में पढ़ा, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट संचलन, इसके बारे में समझा। अब ये सब कुछ होने के बाद अब चट्टानों की बारी है जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो आज हमारी दूसरी क्लास में इतना ही रहेगा। धन्यवाद।